नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो हैरान करने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। क्वांटम टनलिंग। हाँ, क्वांटम टनलिंग। ये भौतिकी का वो अजीब सा नियम है जो कहता है कि बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन वो ऐसी बाधाओं को पार कर सकते हैं जिन्हें पार करने की उनके पास शास्त्रीय भौतिकी के हिसाब से पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। बिल्कुल। और इसी पर हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है जिसका शीर्षक है क्वांटम टनलिंग, कणों का दीवार भेदना। हम इसी लेख की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सोचना ही कि कण दीवारों से गुजर सकते हैं, यह हमारी रोजमर्रा की जो समझ है उससे बिल्कुल उल्टा है ना। एकदम। डॉक्टर पाल भी यही कहते हैं। वो इसे समझाने के लिए पहले शास्त्रीय भौतिकी का उदाहरण देते हैं। सोचे एक गेंद है और सामने एक छोटी पहाड़ी। अगर हम गेंद को इतनी जोर से ना फेंके कि वो चोटी तक पहुंचे तो क्या होगा? वो लुढ़क कर वापस आ जाएगी। पहाड़ी के पार तो जा ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा रोज का अनुभव है। लेकिन डॉक्टर पाल कहते हैं कि क्वांटम स्तर पर कणों के साथ ऐसा नहीं होता। वहां कहानी थोड़ी अलग है। अलग कैसे? मतलब वो कण कैसे पार कर जाते हैं? देखिए, क्वांटम यांत्रिकी में ना कणों को सिर्फ ठोस चीजों की तरह नहीं देखा जाता, उन्हें तरंगों की तरह भी समझा जाता है। संभाव्यता तरंगें, जिन्हें तरंग फलन या वेव फंक्शन कहते हैं। अच्छा, तरंग फलन। वेव फंक्शन ये बताता है कि कण कहाँ हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये किसी जगह पर कण के पाए जाने की संभावना बताता है, और यही तरंग फलन एक तरह से वो चाबी है। चाबी उस बाधा या दीवार को पार करने की, भले ही ऊर्जा कम हो। हाँ, कुछ वैसा ही। जब ये तरंग फलन किसी ऊर्जा बाधा से टकराता है, जैसे हमारी वो पहाड़ी, तो ये पूरी तरह से रुक नहीं जाता या वापस नहीं लौटता। इसका कुछ हिस्सा बाधा के अंदर चला जाता है। अंदर? बाधा के अंदर? लेकिन वहां तो उसे नहीं होना चाहिए ना। शास्त्रीय रूप से नहीं, पर क्वांटम में वो अंदर जाता है और वहां उसकी तीव्रता तेजी से घटती है। डॉक्टर पाल इसे चरघातांकी क्षय या एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं। चरघातांकी क्षय, ओके। तो वो अंदर जाकर खत्म हो जाता है। ज्यादातर तो हाँ, लेकिन अगर बाधा बहुत ज्यादा मोटी ना हो तो उस घटते हुए तरंग फलन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो बाधा की दूसरी तरफ तक पहुंच सकता है। बिल्कुल छोटा, पर शून्य नहीं। मतलब कण की दूसरी तरफ अचानक प्रकट होने की एक संभावना बन जाती है, चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो। एग्जैक्टली। तो अगर डॉक्टर पाल के गेंद वाले उदाहरण पर लौटें, तो शास्त्रीय गेंद तो हमेशा वापस लुढ़केगी कम ऊर्जा पर। लेकिन क्वांटम गेंद के पास एक छोटी सी पर वास्तविक संभावना होती है कि वो बिना पहाड़ी के ऊपर चढ़े अचानक दूसरी तरफ पाई जाए। जैसे उसने पहाड़ी के बीच से कोई सुरंग बना ली हो। हाँ, इसीलिए इसे टनलिंग कहते हैं, क्वांटम टनलिंग। ये तो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा है, पर लेख कहता है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि असलियत में होता है और इसका इस्तेमाल भी होता है। बिल्कुल होता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी STM का जिक्र है ना लेख में। हाँ, STM। वो कैसे काम करता है इस पर? STM एक कमाल की चीज है। वो एक बहुत बारीक सुई को किसी चीज की सतह के बेहद करीब लाता है, इतने करीब कि सतह के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन, जिनके पास सतह से बाहर निकलने की ऊर्जा नहीं है, वो टनल करके सुई में कूद जाते हैं। अच्छा, बिना पर्याप्त ऊर्जा के भी? हाँ, टनलिंग के जरिए। और उस छोटे से टनलिंग करंट को मापकर STM सतह पर अलग-अलग परमाणुओं की तस्वीर बना सकता है। सोचिए। गजब है। हम परमाणुओं को देख पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दीवारों से गुजर सकते हैं, और ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में नहीं होता। नहीं, इसका असर तो बहुत बड़े पैमाने पर है। डॉक्टर पाल बताते हैं कि हमारे सूरज और दूसरे तारों में जो नाभिकीय संलयन होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे वो चमकते हैं, वो भी क्वांटम टनलिंग की वजह से ही मुमकिन है। क्या बात कर रही हैं? सूरज का चमकना भी टनलिंग पर निर्भर है? ये कैसे? देखिए, तारों के कोर में बहुत ज्यादा तापमान और दबाव होता है, पर फिर भी प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरे को धकेलते हैं। इसे कूलम बैरियर कहते हैं। शास्त्रीय रूप से उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इस बैरियर को पार करके जुड़ सकें, मतलब फ्यूज हो सकें। अच्छा। लेकिन क्वांटम टनलिंग उन्हें इस बाधा को भेदने का एक मौका देती है। वो टनल करके एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। इसी से ऊर्जा निकलती है। डॉक्टर पॉल तो लिखते हैं कि अगर टनलिंग न होती तो तारे कभी जल ही नहीं पाते। ये तो अविश्वसनीय। मतलब हमारा अस्तित्व ही क्वांटम टनलिंग पर निर्भर करता है एक तरह से। लेख में अल्फा क्षय का भी जिक्र था। हाँ, अल्फा डिके।
कुछ भारी अस्थिर परमाणु नाभिक होते हैं ना, वो अल्फा कण जो हीलियम के नाभिक होते हैं बाहर फेंकते हैं। ये अल्फा कण नाभिक के अंदर मजबूत नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। उनके पास बाहर निकलने के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं होती, फिर भी निकल जाते हैं टनलिंग से। हाँ, वो नाभिक की ऊर्जा बाधा को टनल करके बाहर आ जाते हैं। और इसका पता कब चला था? जॉर्ज गामोव का नाम है लेख में। बिल्कुल, 1928 में जॉर्ज गैमोव और स्वतंत्र रूप से गर्नी और कॉन्डन ने अल्फा क्षय को समझाने के लिए क्वांटम टनलिंग का ही इस्तेमाल किया था। ये क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआती और बड़ी सफलताओं में से एक थी। इसने दिखाया कि ये अजीब लगने वाले नियम असल दुनिया के घटनाओं को समझा सकते हैं। तो डॉक्टर पाल के लेख से जो मुख्य बातें सामने आ रही हैं वो ये कि क्वांटम टनलिंग हमारी सामान्य बुद्धि को भले ही चुनौती दे, पर ये वास्तविक है। और न सिर्फ वास्तविक, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके और हमारी टेक्नोलॉजी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। ये हमें दिखाता है कि क्वांटम स्तर पर दुनिया निश्चितता से ज्यादा संभावनाओं पर चलती है। कणों का वो तरंग जैसा व्यवहार और उनका बाधाओं में प्रवेश कर जाना, यही उन्हें वो करने देता है जो शास्त्रीय रूप से असंभव लगता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि क्वांटम टनलिंग हमें क्वांटम दुनिया की उस अजीब और अद्भुत प्रकृति की एक झलक देती है, जहां नियम हमारे अनुभव से बहुत अलग हैं। हाँ, ये कण स्तर पर संभावनाओं की ताकत को उजागर करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता कितनी जटिल और बहुस्तरीय है। बिल्कुल, जो एक स्तर पर नामुमकिन लगता है वो दूसरे पर न सिर्फ मुमकिन है बल्कि शायद जरूरी भी। हाँ। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कण वाकई उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जिन्हें हम अभेद्य मानते हैं, तो फिर क्वांटम स्तर पर सच में असंभव क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।